नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में है, बात है नहीं आपस, प्रिपरेशन में लैब प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये एक वोलेटाइल एसिड होती है, इट फॉर्म्स वेपर्स एट रूम टेम्परेचर, इसलिए इसको वोलेटाइल एसिड कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि इसका नाम ही एसिड है तो इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी, और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कुछ ऐसा आ जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। नाइट्रिक एसिड, इसके एसिडिक प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स, कुछ रिएक्शंस जो इसीलिए होते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है, रिएक्शन एग्जांपल्स। और हमें कुछ ऐसे रिएक्शन के एग्जांपल्स पढ़ने होंगे जहां नाइट्रिक एसिड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर वो देखने को मिलता है। और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस का सिग्निफिकेंस और इसके लिमिटेशंस, इसके प्रिकॉशंस। वैसे ही लैब प्रिपरेशन में इसके लिमिटेशंस और इसके प्रिकॉशंस, और ये सब पढ़ने के बाद मिसलेनियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नाइट्रिक एसिड, दो तीन बातें ऐसे भी पता होनी चाहिए जो किसी कैटेगरी में नहीं आती लेकिन आती है क्वेश्चन इंफॉर्मेशन। तो दरअसल आपको ये पढ़ना चाहिए, ये हमारे सिलेबस में लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करना है तो हमें एक नाइट्रेट सॉल्ट लेना होता है, प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड करना है, एक नाइट्रेट सॉल्ट लेते हैं, पक्का से प्रोडक्ट में नाइट्रिक एसिड तो मिलेगा ही, क्योंकि यही बना रहा हूं ना। और ये बनाने के लिए, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक वोलेटाइल एसिड है, तो सॉल्ट का रिएक्शन एक नॉन वोलेटाइल एसिड से कराते हैं। नाइट्रिक एसिड बनाना है तो नाइट्रेट सॉल्ट चाहिए होगा, और क्योंकि वोलेटाइल एसिड बनानी है तो यहां पर एक नॉन वोलेटाइल एसिड लेंगे जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड। टेम्परेचर का यहां बहुत बड़ा रोल होता है। जब लैब प्रिपरेशन मेंशन्ड होगा तो टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। बाकी जब हम एक सॉल्ट का रिएक्शन एक एसिड से कराते हैं तो दोबारा हमें सॉल्ट और एसिड ही मिलता है,
जब एक सॉल्ट का रिएक्शन एसिड से होता है तो हमें सॉल्ट और एसिड ही मिलता है। एसिड मैंने लिख दिया, मतलब बाकी मुझे यहाँ क्या मिलेगा, सॉल्ट। और क्योंकि टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। सिंस टेम्परेचर इज केप्ट बिलो 200, अदरवाइज नॉर्मल सॉल्ट would have been obtained। अब नाइट्रेट सॉल्ट में क्या लेते हैं, सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं। अब आपको स्केलेटन पता है, नाइट्रिक एसिड बनानी है, नाइट्रेट में सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट है। बनानी है एक एसिड है तो दूसरी वाली भी एसिड लेते हैं। क्योंकि वोलेटाइल एसिड बनानी है तो नॉन वोलेटाइल एसिड लेते हैं। टेम्परेचर इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, तो इस बात को ध्यान रखते हैं कि टेम्परेचर 200 से कम में हो जब लैब में काम करते हैं। नाइट्रिक एसिड तो मिलेगा ही, बाकी टेम्परेचर 200 से कम है तो सॉल्ट मिलेगा, लेकिन वो एसिडिक हो। बैलेंस इक्वेशन KNO3 प्लस H2SO4 एक नॉन वोलाटाइल एसिड डिस्प्लेस कर देता है एक वोलाटाइल एसिड को। इस सॉल्ट में से जो एसिड डिस्प्लेस हो सकती है वो एक वोलाटाइल एसिड है। इसका कंपटीशन एक नॉन वोलाटाइल एसिड से हो रहा है। नॉन वोलाटाइल एसिड को डिस्प्लेस करती है, मतलब कंपटीशन में ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, वो इसको मिलेगा और इसमें से वोलाटाइल एसिड बाहर आ जाएगी। ये एक हाइड्रोजन इस NO3 को देगा, तो हमें यहां मिलेगा HNO3। H2SO4 डाइबेसिक एसिड है, दो हाइड्रोजन दे सकता है। लेस देन 200 में दो में से एक ही हाइड्रोजन देगा, एक HNO3 बाहर आ गई, मतलब एक हाइड्रोजन अभी भी इसके पास है। वो एक हाइड्रोजन HSO4 माइनस और यहाँ NK प्लस, ये वो एसिडिक सॉल्ट है। क्योंकि यहाँ स्टिल एक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक सॉल्ट है और ये HNO3 मिल गया। लेकिन ये तो तब होगा जब टेम्परेचर 200 से कम है। 200 से ज्यादा के टेम्परेचर में रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री चेंज हो जाएगी। ये 2KNO3 लेंगे, ये H2SO4 ही रहेगा। टेम्परेचर 200 से ज्यादा रहेगा, 2HNO3 और 2K2SO4 मिलेगा। यही अगर टेम्परेचर 200 से ज्यादा होगा। टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस तो ये 2 मोल ले लेंगे। 200 से कम टेम्परेचर में 1:1 रेशियो में रिएक्शन होता है। ये एसिड डाइबेसिक है, इस एसिड का 1 मोल 2 मोल हाइड्रोजन देता है। इस एसिड का अगर टूटना देखें, इसका 1 मोल ये पहले टूटता है H प्लस HSO4 माइनस, और फिर HSO4 माइनस टूटता है, ये देता है H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसको अगर जोड़ देंगे तो ये HSO4 माइनस HSO4 माइनस कट जाएगा, हमें मिलेगा H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब एक एसिड में एक से ज्यादा हाइड्रोजन लिबरेट करने के लिए होते हैं तो एट अ टाइम सारे हाइड्रोजन टूट के बाहर आते हैं, ऐसा किसी एसिड में ही नहीं होता। जब एक एसिड में एक से ज्यादा हाइड्रोजन आ सकते हैं तो एक एक करके ही टूट के बाहर आते हैं। पहले ये टूटा, एक आया, फिर HSO4 माइनस टूटा। तो बेसिकली टेम्परेचर 200 से कम में सिर्फ ये वाली इक्विलिब्रियम रहती है।
और जब आपको ये वाली इक्विलिब्रियम भी चाहिए होती है, तब आप टेम्परेचर बढ़ा के इसको फॉरवर्ड ले जाते हैं, ताकि HSO4 माइनस टूट के ये बन जाए। तो अब मैं टेम्परेचर 200 से ज्यादा ले गया और मुझे प्रोडक्ट्स में HSO4 माइनस नहीं मिलेगा, मुझे NO2, मुझे SO4 2 माइनस मिलेगा। अब क्योंकि मैं टेम्परेचर 200 से ज्यादा ले गया, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 2H+। तो मैं NO3 कितना ले लूंगा, ले नहीं लूंगा, मतलब रिएक्शन कितने के साथ हो जाएगा, 2 मोल के साथ। तो यहां में मिलेगा 2HNO3 प्लस K2SO4, और ये एक नॉर्मल सॉल्ट है, ये एक नॉर्मल सॉल्ट। पर जब लैब प्रिपरेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, तो टेम्परेचर 200 से कम वाला रिएक्शन लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं। और ये क्यों नहीं लिखते, इसका एक क्वेश्चन आता है, व्हाई टेम्परेचर इज केप्ट बिलो 200 एंड नॉट अबव 200। लैब प्रिपरेशन देखो ये। अच्छा, यहाँ जो मैंने लिमिटेशन की बात करी थी, यहाँ लैब प्रिपरेशन में, यहाँ मैंने जो लिमिटेशन की बात करी थी, ये जो बात अभी मैंने कही, यही लिमिटेशन का क्वेश्चन। व्हाई टेम्परेचर इज केप्ट बिलो 200 एंड नॉट अबव 200, तो लिख लेते हैं यहाँ, टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। जिनका नहीं, इसके बाद हम बात मत करो आप, हम प्रिपरेशन में ही है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री में नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है, तो वो ऑसवाल्ड प्रोसेस से आता है। अच्छा, अब यहाँ एक प्रिकॉशन मान लो, या ये मिसलेनियस इंफॉर्मेशन की जो मैंने बात करी थी, वो मान लो, लैब में ये जो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं हम, ये नाइट्रिक एसिड प्योर होती है तो कलरलेस होती है। ये जो नाइट्रिक एसिड बनती है, प्योर नाइट्रिक एसिड कलरलेस होती है। लेकिन नाइट्रिक एसिड को जब बॉटल में स्टोर करके रखते हैं, नाइट्रिक एसिड को जब बॉटल में स्टोर करके रखते हैं, विथ टाइम ये कलरलेस, एक येलोइश, एक येलोइश अपीयरेंस दिखता है। जबकि नाइट्रिक एसिड प्योर थी, उसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था। तो जब हमने कुछ नहीं डाला और वो येलो हो गया, मतलब नाइट्रिक एसिड में खुद कुछ हुआ है, और उसको हम कहते हैं सेल्फ डिकम्पोजिशन। नाइट्रिक एसिड अपने आप टूट जाता है, टूट के NO2 देता है। प्योर नाइट्रिक एसिड कलरलेस होती है, लेकिन ग्रेजुअली ये थोड़ा येलोइश हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड सेल्फ डिकम्पोजिशन करता है। वो एक इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, जिसके वजह से ये येलोइश अपीयरेंस आता है। क्या होगा करंट रिएक्शन, HNO3, जो करंट बोल रहा है वो लिख लीजिए, वो जरूरी है। चार नाइट्रिक एसिड लेना, 1 मोल ऑक्सीजन गैस निकाल देना, 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकाल देना, 2 मोल वाटर के निकाल देना। कितने मोल नाइट्रिक एसिड लेगी आलू, ऑक्सीजन गैस कितना मोल आएगा, 1 मोल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना मोल आएगा, 4। और वाटर 2 मोल। तो नाइट्रिक एसिड का सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। 2 मोल वाटर, 4 हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर से ज्यादा बन ही नहीं सकते। और 4 मोल नाइट्रोजन है, मतलब 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ये जो NO2 है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है।
और ये सब कुछ एक बॉटल में हो रहा होता है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 10 2 12। मतलब इतनी मैथ्स तो नहीं लेगा भर्ती। एक गलती एक स्कूल एक ही बार करता है, बार बार करता है। बॉटल में जो नाइट्रिक एसिड रहेगी वो अपने आप ऐसे टूट जाती है, तो बची हुई नाइट्रिक एसिड तो कलरलेस होगी, लेकिन थोड़ी बहुत ये NO2 उसमें एक येलोइश अपीयरेंस ला देता है। ये बात समझे? और ये रिएक्शन ऐसे टूटता है, ऐसे, ये ऐसे टूटता है। अब यहाँ एक ली चेटेलियर प्रिंसिपल होता है। ली चेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि नाइट्रिक एसिड टूट कर ये प्रोडक्ट्स दे दे, तो आप इसमें थोड़ा नाइट्रिक एसिड और डाल दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सब ना हो और सिर्फ नाइट्रिक एसिड हो, if you want only reactants and not the products, then you must add products, and this will shift to the reactant side. This is what we call as Lee Chatelier principle. अब अगर आप चाहते हैं कि ये सब HNO3 में आ जाए, तो आपको यही सब ऐड करना होगा। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। बाहर से वाटर ऐड कर दो। जैसे आप बाहर से वाटर ऐड करेंगे, ऑलरेडी प्रोडक्ट में वाटर प्रेजेंट है, आप और बाहर से प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ये रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। आप चाहते हैं कि ये फॉरवर्ड भागे, तो आपको रिएक्टेंट्स ऐड करने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये बैकवर्ड भागे, तो आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने चाहिए। प्रोडक्ट्स में वाटर और ऑक्सीजन। आप चाहते हैं कि ये NO2 गैस ना रहे, ये HNO3 की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो एक आप या तो वाटर ऐड कर दीजिए, और ऑक्सीजन ऐड करने के लिए आपको क्या पास करना चाहिए? आपको एयर पास करना चाहिए। एयर में से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, वो इसको कहां शिफ्ट करा देगा? HNO3 की तरफ। तो अगर इसमें से कलर नहीं चाहते हो, तो इस इक्विलिब्रियम को जो अभी अभी स्टैब्लिश हुआ है, इसको आप रिएक्टेंट में शिफ्ट कर दीजिए। और अब अगर मैं तुमसे पूछूं हाउ कैन यू रिमूव येलोइशनेस, तो तुम्हें पता है प्रिंसिपल, बाय एडिंग वाटर, बाय पासिंग एयर, बाय पासिंग एयर, इससे द येलोइशनेस इज रिमूव। एयर लिख दो, द येलोइशनेस कैन बी द येलोइशनेस कैन बी रिमूव। CO2 पास करने का प्रिंसिपल क्या रहता है अंजलि? CO2 जब पास करते हैं, तो वो NO2 को ही कंज्यूम कर लेता है, फिर येलोइशनेस रिमूव हो जाता है। तो यहां लिख दो बाय पासिंग एयर और CO2। नहीं, आपको रिएक्शन लिखना चाहिए। हाँ, और क्या लिखेंगे? तो फिर अगर आपके आपके पास टाइम होगा, आप लिखना ना, क्या फर्क पड़ता है? HNO3। अच्छा, ये टूटने के लिए हमने कुछ नहीं किया, ये इसको सेल्फ डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसको सेल्फ डिकम्पोजिशन कहते हैं। येलोइशनेस अगर आता है तो आप लिख देना HNO3 सेल्फ डिकम्पोजेस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, the NO2 obtained is reddish brown in color, imparts yellowishness to the colorless solution, and can be removed by this and this। तो ये वो प्रिकॉशन या मिसलेनियस है। अब हम पढ़ेंगे ओसवाल प्रोसेस। टेम्परेचर 200 से कम क्यों होना चाहिए, 200 से ज्यादा क्यों नहीं? ये प्रिकॉशन में ऐड कर लो, वो भी दिखाता हूं।
जो मिली। टेम्परेचर लैब प्रिपरेशन में कितना होना चाहिए? ड्यूरिंग लैब प्रिपरेशन टेम्परेचर should be kept below 200 degree Celsius, because at temperature above 200 degree Celsius the reaction proceeds at कितने मोल HNO3 बनते हैं प्रणति, जब टेम्परेचर अबव 200 होता है? 1 मोल बनता था कि 2 मोल? पोटेशियम नाइट्रेट के 2 मोल लिए थे, क्योंकि H2SO4 डाइबेसिक है, क्योंकि ये डाइबेसिक एसिड है, 2H+ दे सकता है, तो HNO3 भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे ना यार। 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल HNO3 बना लेता है, तो 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल HNO3 बनाएगा। नाइट्रेट सॉल्ट 2 मोल ले लिया, अब जाके ये 2 मोल HNO3 बनेगा और आपको मिलेगा Na2SO4। ये जो NO2SO4 मिला है ये प्रॉब्लमेटिक है। NO2SO4 जिस ग्लास एपरेटस में बनता है उस ग्लास एपरेटस में स्टिक हो जाता है। Na2SO4 स्टिक्स टू ग्लास एपरेटस, डिफिकल्ट टू रिमूव। ये अच्छी बात नहीं है ना, ग्लास एपरेटस खराब हो जाता है। यही जो आपने ऑब्जर्व किया वही प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम Na2SO4, अगर ये सोडियम होता, K2SO4 यहां पर बन रहा है, Na2SO4 K2SO4 sticks to the glass apparatus, difficult to remove, difficult to remove। ये बातें तो आपको मैंने बता दी, बाकी कुछ बातें कॉमन सेंस ही हो जाती है। अगर टेम्परेचर 200 से कम में काम हो रहा है तो 200 से ज्यादा ले जाके फ्यूल की वेस्टिंग होती है। फ्यूल कहते हैं ना, क्या कहते हैं? फ्यूल, कोयल नहीं कहते, फ्यूल कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, फर्क पड़ता है। कोयल नहीं होता है, फ्यूल की वेस्टिंग होती है। फ्यूल इज वेस्टेड। और तीसरा तो पूरा कॉमन सेंस है, एक ग्लास एपरेटस 200 डिग्री सेल्सियस में अगर कंटिन्यूअसली हीटिंग हो रही है कभी भी टूट सकते हैं। तो ग्लास एपरेटस में टेंड टू क्रैक। क्या एडवांटेज है? हाँ, इतना HNO3 का करोगे क्या? बदले दो उसको। ग्लास ग्लास एपरेटस में टेंड टू क्रैक, ये क्रॉस क्रैक मान लो। ये 3 प्रिकॉशन है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन करते हैं। क्या होगा उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या एक्सीडेंट हो सकता है, और उनका हम ध्यान रखते हैं लैब में। ये एक सच में एक कारण। लेकिन ऑसवाल प्रोसेस, ऑसवाल प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट हमने कहीं और से लिया है। नेचर में भी नाइट्रिक एसिड बनता है, नेचर में जैसे नाइट्रिक एसिड बनता है वैसे ही हमने डिजाइन किया ऑसवाल प्रोसेस को, ऐसा मान सकते हो। नेचर में नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ
जब लाइटनिंग होता है, जब लाइटनिंग होता है तब ये दोनों कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज 0 रहता है, इसके ऊपर चार्ज +2 आता है। जो HNO3 होता है उसके ऊपर चार्ज +5 होता है। आपको चार्ज बढ़ाना है, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीजन का एडिशन करते रहना है। नाइट्रोजन में पहला ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, चार्ज +2 आ गया, चार्ज को फर्दर बढ़ाएंगे, 2NO+O2, ये हमें देता है 2NO2। अब इस पे चार्ज आ गया +4, अभी और बढ़ाना है, फिर ऑक्सीजन का एडिशन करना होगा। तो अब लेते हैं 4NO2, 2H2O +O2, और हमें मिल जाता है 4HNO3। पहले स्टेप में ऑक्सीजन करके 0 से +2 किया, दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन ऐड करके +2 से +4 किया, तीसरे स्टेप में भी ऑक्सीजन ऐड किया +4 से प्लस, तो ये आपको 3 स्टेप में मिलता है। नहीं, तब आपको मिलेगा HNO2 और HNO3, नाइट्रस नाइट्रिक एसिड मिलता है। ये जो NO2 गैस होती है तारिक भाई, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड, इसको हम मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ऐसा क्यों कहते हैं? NO2 गैस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो NO2 के ऊपर चार्ज +4 होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और आपको दो एसिड मिलती है, एक +3 वाली, एक +5 वाली। +5 वाली एसिड आपको पता है वो क्या है, HNO3, और एक +3 वाली एसिड मिलती है, उसको हम कहते हैं HNO2। इसका नाम नाइट्रस एसिड, इसका नाम नाइट्रिक एसिड। ये क्योंकि मिक्स्ड एसिड मिलता है तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक, तो क्योंकि ये एसिड का मिक्सचर मिलता है, इसीलिए डायरेक्ट इसीलिए डायरेक्ट NO2 से वाटर एडिशन करते हैं, ये मिल जाएगा, और इसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा ऑक्सीजन और डाल देते हैं, तो ये सारा का सारा क्या दे देता है, ये वाटर होगा। 2NO2, ये बैलेंस इक्वेशन है। अब इसमें थोड़ा ऑक्सीजन डाल देंगे ना, तो ये नाइट्रस भी नाइट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल हमने एटमॉस्फेयर से ही लिया है। देखो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक एसिड करने के लिए मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन एयर में ही प्रेजेंट होता है, जब बिजली चमकती है तो NO2 बन जाता है, NO, और ये NO फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बनाता है। और ये NO2, एटमॉस्फेयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा होती है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एटमॉस्फेयर ह्यूमिड फ्री कभी नहीं होता है। तो जैसे ही NO2 बनता है, वो एटमॉस्फेयर के ह्यूमिडिटी से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके HNO3 बना देता है। अब इसी को मैं यहाँ ऑसवर्थ प्रोसेस में यूज करूंगा। अच्छा, इसमें कितना स्टेप चेंज होगा? केवल ये वाला स्टेप, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में बनाऊंगा तो मैं ये वेट थोड़ी करूंगा कब बिजली चमकेगी और कब NO2 मिलेगा, तो ये एक स्टेप बदल जाएगा, बाकी के सेम रहेंगे। ये लिखना हो गया क्या? ये एक इंफॉर्मेशन है जो आ सकता है, 9 वाला इंफॉर्मेशन है, देख लो। इसमें क्या बदलेगा? बस NO प्रिपरेशन कैसे होता है वो बदलेगा। इसके लिए हमें क्राउड्स एक्सपेरिमेंट कराना होता है। एक ग्लास ट्यूब में मुझे क्या करना है शोमिली? NO प्रिपेयर करना है, तुम तो समझ ही गई। लेकिन NO प्रिपेयर करने के लिए अब मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ, किसी और तरीके से NO बना लेता हूँ, और फिर बाकी के स्टेप्स तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, NO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा। बनाना मुझे NO है, और इसके लिए हम क्राउड्स एक्सपेरिमेंट कराते हैं। एक ग्लास ट्यूब में प्लैटिनम ले लेते हैं, प्लैटिनम कैटलिस्ट का काम करता है, और ये जो प्लैटिनम का सरफेस होता है ये 800 डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं। प्लैटिनम
जो रिएक्शन हम कराना चाहते हैं, प्लेटिनम उसका सरफेस प्रोवाइड करता है टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, और इस पर रिएक्शन किसका कराते हैं, 4 5 4 HNO3 प्लस 5 O2 4 NO प्लस 6 H2। एमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है प्लेटिनम सरफेस के कांटेक्ट में, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, और हमें NO2 मिल जाता है। ये रिएक्शन आपको एमोनिया में भी पूछा जाता है कि एमोनिया का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो आपको ये रिएक्शन लिखना चाहिए। मतलब ये बेसिकली अमोनिया का रिएक्शन है जो ऑसवाल्ड प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। प्लेटिनम का ऑल्टरनेट, आपको प्लेटिनम से दिक्कत क्या हुई पहले ये बताइए। हाँ तो खराब नहीं हो रहा है, चल रहा है काम, काम चल रहा है ना यार, इतना पैसा बचा के करोगे क्या। नहीं वो पैसा बचाएगा छिलाएगा। तो ये जो एनो मिल रहा है, इसको आप किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी तो बताइए सेम रहेगा। 2 NO प्लस O2, 2 NO2, और फिर ये रिएक्शन क्या होगा, 4 NO2 और O2 और 2 H2O, ये हमें क्या मिल जाएगा, 4 HNO3। अब इसका एक डायग्राम बना के देखना होगा हमें कि बेसिकली होता कैसे। एग्जैक्टली exactly, ये टेम्परेचर 800 में होता है और ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस में, बिना टेम्परेचर के भी मार्क्स कट जाएंगे। ये थर्ड स्टेप है। पर ये जो प्रिकॉशन था, द होल एपरेटस, लैब प्रिपरेशन में बैक चले जाइए और वहां लिख लीजिए द होल एपरेटस शुड बी मेड ऑफ ग्लास। द होल एपरेटस शुड बी मेड अप ऑफ ग्लास। पूरा एपरेटस ग्लास का होना चाहिए, बिकॉज वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कोरोसिव, comma it attacks other substances, it attacks other substances other than glass। प्रिकॉशंस पे क्वेश्चन खूब आते हैं। सारे पॉइंट एक ही लाइन तो लिखनी है, पॉइंट कहाँ है, चारों पॉइंट। वो टेम्परेचर के लिए लिमिटेशन है, ये apparatus की लिमिटेशन। वो जो 3 पॉइंट मैंने लिखाए थे वो टेम्परेचर के लिए था कि टेम्परेचर 200 से कम क्यों होना चाहिए, 200 से ज्यादा के टेम्परेचर में क्या दिक्कत आती है। ये तो मैंने कहा है कि apparatus ग्लास का होना चाहिए। नहीं समझ, अलग अलग सवाल के अलग अलग आंसर है। ये हो गया आपका लिखना। अब ऑसवाल्ड प्रोसेस में ये कैसे होता है, देखो। क्या बन जाएगा,
देखो, इंडस्ट्री में बनाने के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लेते, ये प्लेटिनम, यहां से अमोनिया और ऑक्सीजन डालते, ताकि ये वाली रिएक्शन हो सके। प्लेटिनम 800 डिग्री सेल्सियस में लिया गया है, नीचे से गैसेस हाई प्रेशर में डाली जाती है, और टेम्परेचर क्योंकि ज्यादा है, हॉट गैसेस आर लेसर लेस डेंसर, ये ऊपर की तरफ मूव करती है। तो यहां से जो गैस बाहर आ रही है वो गैस क्या है? एनो। और इस एनो गैस को, ये एक कूलिंग टावर है, ये एक कूलिंग टावर है, इस कूलिंग टावर में एनो गैस को कूल कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर में है ना, इस कूलिंग टावर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। और यहां कौन सा रिएक्शन होगा? ये वाला रिएक्शन। यहां रिएक्शन होता है 2NO प्लस O2 इज गिविंग 2NO2। पहले यहां एनो गैस बनाया, उसको ठंडा कर लिया, और फिर उस एनो गैस को NO2 में कन्वर्ट कर लिया। अब ये NO2 गैस इधर आ गई, और ये जो लेयर है, ये क्वार्ट्ज के लेयर है। इस रिएक्शन को फॉलो कर लेना। इसमें थोड़ा वाटर चाहिए, NO2 चाहिए, NO2 यहां से आ रहा है, NO2 यहां से आ रहा है, और ये मैंने वाटर दे दिया ऊपर। ये सारी लेयर किसकी है? क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज बेसिकली ग्लास का सब्स्टिट्यूट है। अभी अभी लिखा था ना, होल apparatus शुड बी मेड अप ऑफ ग्लास because vapors of nitric acid are corrosive and attacks other substances other than glass। यही सेम कॉज यहां पर है। जो नाइट्रिक एसिड यहां बनने वाली है, कुछ और लेते तो वो उसको अटैक कर देते, तो क्वार्ट्ज ले लेते। यहाँ ऊपर से मॉइस्चर आ रहा है, ये ऊपर से मॉइस्चर आ रहा है, या नीचे से NO2 आ रहा है, और यहाँ एक एयर का आउटलेट दे देते। अगर एयर की कमी है तो यहां से एयर पास करा देते। अब ये जो सरफेस है क्वार्ट्ज के, ये सरफेस पे नाइट्रिक एसिड बन जाती है, और उस नाइट्रिक एसिड को हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। कोई डाउट है इसमें? अब एक सवाल ये आ सकता है, क्वार्ट्ज क्यों लिया जाता है? क्वार्ट्ज क्यों लिया जाता है, और गैस को ठंडा क्यों किया जाता है? क्वार्ट्ज क्यों लिया जाता है? You know it already. Because the nitric acid that are formed, their vapors are corrosive. It may attack other substances other than quartz। यहाँ ऐसे लिख देना, क्वार्ट्ज इज एसिड रेजिस्टेंट। क्वार्ट्ज एसिड को रेजिस्ट करता है, खराब नहीं होता। और गैसेस को ठंडा क्यों करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप गर्म गैस लेंगे तो नाइट्रिक एसिड जो बनती है वो टूट जाती है। यू रिमेंबर, नाइट्रिक एसिड का सेल्फ डिकम्पोजिशन वाटर, ऑक्सीजन और, तो 9 10 में आपको बेसिकली आंसर्स पता होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि वही आंसर 2 3 क्वेश्चन में भी लिखा जा सकता है। व्हाई टेम्परेचर शुड बी, व्हाई गैसेस मस्ट बी कूल बिफोर पासिंग टू। अच्छा, अब इधर देखो तारिक भाई, ये जो चेंबर है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। इसको क्या नाम देंगे? इसको तो नाम दे दिया है कूलिंग टावर। अच्छा, इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन चेंबर। ऑक्सीडेशन चेंबर क्यों? यहां +2 से NO2 कहां जा रहा है? +4, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो ये ऑक्सीडेशन चेम्बर, ये कूलिंग टावर, ये एब्जॉर्प्शन टावर है। इसमें कोई डाउट है? क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें? रिएक्शन तो यहाँ लिखी ही है, और क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाई quartz is taken in absorption tower, and why gases are cooled before passing to oxidation chamber? नहीं, मैं तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहा था। जो रूम टेम्परेचर में डिकम्पोज करने पे उतर आया है, तो गर्म तुम लोगी तो वो तो टूटेगा ही टूटेगा। इज देयर एनी डाउट ऑन दिस? किसका स्पेलिंग? इसमें गलती क्या है? खैर, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गया? स्पेलिंग देख लेना। एब्जॉर्प्शन, ये इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन। इस पे मार्क्स कर सकते हैं। हाँ, इसमें कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन हो गई। हाँ, कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? तो क्या हो गया हमारा? ओसवाल प्रोसेस, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें लिमिटेशंस होती तो नहीं बनाते, बन जाता है ठीक ठाक। ये प्रिकॉशन और सिग्निफिकेंस। अच्छा, बाकी ये वाला पार्ट फ्राइडे को कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट है क्या इसमें?